Hello students, welcome back to the EduExcel channel, an e-learning platform. This is your biology teacher Abdul Ahad, and as you all know we were studying about the ninth entrance, and on the previous class we have discussed our first chapter which is crop production and management. तो वो वाला चैप्टर हम लोगों ने देखा था, एकेडमिकली भी देखा था और कॉम्पिटेटिवली भी देखा था और उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल। तो बच्चों इस चैप्टर के बारे में बता दूं, इसकी कंपटीशन में बहुत ज्यादा जो है इसकी वेटेज होती है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे एकेडमिकली, यानी कि जो लोग 8th क्लास में हैं उनके लिए भी कवर हो जाए, और कॉम्पिटिटिवली यानी कि कंपटीशन जो 9th एंट्रेंस हम लोगों का होना है उसके लिए भी बहुत अच्छे से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत डीपली पढ़ेंगे। एक एक चीज हम लोग इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सेल। ठीक है, तो बेसिकली बात हम लोग करते हैं सेल की। अच्छा, अब रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जब सड़क पे निकलते हैं या बाहर जाते हैं, अपने आसपास भी देखें तो हम लोग को बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करें, ठीक है, तो भाई आप सड़क पे निकले तो पता चल रहा है कि गाय भी दिख रही है, भैंस भी दिख रही है, कुत्ते भी दिख रहे हैं, बिल्ली भी दिख रही है, अलग अलग जानवर जो है वो दिख रहे हैं, पता चला चूहे भी दिख रहे हैं, हाथी भी है। ये सारे जानवर जो है हम लोग को दिखते हैं। और क्या चीजें दिखती हैं कि भाई इंसान भी दिखते हैं। इंसान में भी क्या है कि कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई मर्द है, कोई औरत है, हर तरीके के जो है वो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ना बच्चे, जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी किस चीज की बनी होती है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। बेसिक यूनिट जो होता है उनका, वो क्या होता है? सेल होता है। यानी कि सेल से ही मिलकर के जो है वो बनी हुई होती है। किस तरीके से? एक छोटी सी बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के, यानी कि ऐसी चीजें जैसे कि वायरस है, ठीक है ना, वायरल जो है वो हो जाता है, कहा कि भाई बुखार हो रहा है, जुकाम है, नजला, ये सब किस चीज वजह से होता है? भाई वायरल की वजह से हो जाता है कि वायरल हो गया। वायरल हो गया क्या मतलब? कि आपके अंदर कोई वायरस पर्टिकुलर जो है वो एंटर कर गया है। डिजीज हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है? जर्म्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो बॉडी के अंदर एंटर कर गए, उनकी वजह से क्या हो जाता है? प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वो जर्म्स जो है या डस्ट पार्टिकल्स है, ये सारी चीजें हम लोगों को जो है वो नजर नहीं आती हैं, बट होती मौजूद है। तो वो क्यों इतनी ज्यादा छोटी होती है कि हम लोग को नहीं पता चलता है। तो सेल क्या होता है बेटा? हर एक चीज के अंदर मौजूद होता है, यानी कि हर एक चीज जो है वो सेल की ही बनी हुई होती है। वो छोटे से वायरस से लेकर के हम लोगों तक, और हम लोगों से लेकर के पूरा एक जो है वो बड़ा से, अगर हाथी की भी बात करें या पहले के वक्त में डायनासोर हुआ करते तो उनकी भी बात करें, तो सब किस चीज का बना हुआ होता था? सेल के बना हुआ होता था। अच्छा, अब बात यह आती है कि ये सेल के बारे में कैसे पता चला? ठीक है ना, किसने डिस्कवरी की, किसने जो है वो पहली मर्तबा जो है ये चीज पता करी? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो है सबसे पहली मर्तबा जो है वो सेल के बारे में जो है वो बताया। सेल की स्टडी सबसे पहले मर्तबा डिस्कवरी जो है वो किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। ठीक है, कब? 1665 में। ठीक है, उन्होंने कौन सा सेल पढ़ा था बच्चे? जैसे पेड़ होता है, लेट्स से कि ये जो है बच्चे एक पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से जो है वो पेड़ होता है। अब ये पेड़ के ऊपर आप देखते हैं कि जो मोटी वाली स्टेम होती है, जो पेड़ पूरे फुली डेवलप होते हैं, उनकी जो ये स्टेम होती है, ये जो स्टेम है इसकी, इसके ऊपर क्या होता है? कुछ डेड सेल्स जो होते हैं उसके ऊपर कवरिंग उसकी आ जाती है, जैसे बूढ़ा पेड़ हो जाता है। ठीक है, जिसको उर्दू में या हिंदी में क्या कहा जाता है? कि पेड़ की छाल कहा जाता है। तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये बार्क जो होता है इसी का पार्ट लिया जाता है और उससे जो है वो कॉर्क बना लिया जाता है। कॉर्क क्या होता है? जैसे आप लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पी होंगी, ठीक है, तो शीशे वाली बोतल में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसके ऊपर आज क्या होता है? कि मेटल का कैप आता है। पहले क्या हुआ था, होता था जब इस तरीके की वो नहीं हुआ करती थी, यानी कि मेटल कैप नहीं यूज हुआ करता था, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉटल है, ठीक है, तो इसके ऊपर बच्चे क्या होता था कि इस तरीके का एक लकड़ी का वो पार्ट लेकर के इस तरीके से फंसा दिया जाता था उसके अंदर, तो वो ऐसे करके फंसा रहता था। ठीक है, उससे क्या होती थी इसके अंदर? कि भाई जाहिर सी बात है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो चीज निकल के जो है वो बाहर नहीं जाती थी, तो उसको जो है वो कॉर्क कहा जाता था। खैर, तो ये कॉर्क सेल इन्होंने लिया। किसने लिया? रॉबर्ट हुक ने लिया।
ठीक है, और उसकी पतली सी स्लाइस करी और उसको जो है एक माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो देखा। वो माइक्रोस्कोप जो था बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव था, इन्होंने खुद अपनी टेक्निक से जो है वो माइक्रोस्कोप, वो वाला माइक्रोस्कोप जो बनाया था। हम लोग क्यों बात क्या कभी कर रहे हैं 1665 की, बहुत पुराने वक्त की बात है, अंडरस्टैंड। तो उस टाइम ये सब चीजों का माइक्रोस्कोप वगैरह का इन्वेंशन नहीं हुआ तो इतना ज्यादा। तो उसके अंडर उन्होंने जब उस चीज को देखा तो क्या देखा उन्होंने कि ऐसे लग रहा था कि छोटे 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 कंपार्टमेंट्स जो है वो बने हुए हैं, ठीक है ना, स्मॉल रूम उन्होंने जो कहा उस चीज को कहा, और उसको इन्होंने नाम क्या दिया, उसको इन्होंने नाम दिया बच्चों सेल। सेल क्यों नाम दिया कि सेल जो होता है वो प्रिजनर्स के रहने की जगह होती है, उसी तरीके से छोटे छोटे रूम्स होते हैं, या प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं वो लोग, उनका जो है इस तरीके से चैम्बर वो बना हुआ होता है, उसको सेल कहा जाता है। तो इस रिस्पेक्ट में उन्होंने जो है उसको नाम दिया सेल का, ठीक है। वो छोटे छोटे चैम्बर जो उन्होंने देखे, तो किस तरीके से उन्होंने उनको वो चीज दिखी थी ये हम लोग देखते हैं बच्चों। यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने इसको देखा, सेल को देखा, तो वो जो है वो कुछ इस तरीके का कॉर्क सेल नजर आया उनको, अंडरस्टैंड। तो ये चीज उनको जो है वो देखने को मिली कि भाई कॉर्क सेल जो होता है उसके अंदर जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उस कॉर्क सेल को देखा तो क्या उन्होंने पाया कि वो कॉर्क सेल कुछ इस तरीके का नजर आ रहा था, अंडरस्टैंड। यानी कि ये क्या है, खाली चैम्बर, इस तरीके से ये सारे सारे जो है अलग अलग चैम्बर्स इन्होंने देखे, और इन चैम्बर्स को क्या नाम दिया बच्चों इन्होंने, इन चैम्बर्स को ही इन्होंने नाम दिया सेल, अंडरस्टैंड। तो ये उस टाइम का जो है उनका उन्होंने ड्राइंग बनाई थी कि हाँ भाई किस तरीके से ऐसा दिख रहा है, तो वो ये फोटो है, ठीक है। तो इस तरीके का था। खास बात क्या थी कि इन्होंने जो देखा ये चैम्बर जो है, चैम्बर जो है वो मोस्टली क्या था, एम्प्टी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लांट सेल लिया था, और प्लांट सेल का भी कौन सा पार्ट, जो कि बार्क वाला पार्ट था, जो कि डेड होता है, यानी कि डेड सेल लिया था, इसी वजह से ये जो है उसमें एम्प्टी दिख रहा था, ठीक है। लेटर ऑन क्या हुआ कि भाई लिविंग सेल की भी जो डिस्कवरी हुई, कहां से, पॉन्ड सेल में जो है उसको लिया गया। तो लिविंग सेल को जब देखा गया, ठीक है, तो वो क्या था, उसके अंदर वो इस तरीके से एम्प्टी नहीं था, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें मौजूद थी, ठीक है। वक्त आगे बढ़ता है बच्चों, डिस्कवरी आगे होती है, ठीक है, माइक्रोस्कोप की का इन्वेंशन हो गया। अब अच्छे माइक्रोस्कोप के अंदर यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह आ चुका था, उसके अंदर जो है सेल की जो स्टडी करी गई, तो अलग अलग साइंटिस्ट थे। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, यानी कि जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है श्रीडन। इन्होंने जो कहा, इन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट होते हैं, उन्होंने उस चीज को पढ़ा, प्लांट सेल को पढ़ा, और कहा कि जितने भी प्लांट होते हैं वो जो है वो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। एक और साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था श्वान। इन्होंने बच्चों क्या पढ़ा, इन्होंने एनिमल सेल को पढ़ा, और उन्होंने कहा एनिमल सेल भी जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो भी सारे के सारे किस चीज के बने होते हैं, वो भी जो है वो सेल्स के बने हुए होते हैं। और इन लोगों ने दोनों ने मिलके जो है वो क्या दी, एक थ्योरी दी, दैट इज कॉल्ड एज सेल थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेल थ्योरी क्या कहती है बच्चों, के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि प्लांट्स एनिमल्स का अलग अलग, वैसे तो सेपरेट यूनिवर्सिटी करी है, लेकिन सेल थ्योरी में क्या दिया एक साथ, कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सब किसके, सेल्स के बने हुए होते हैं, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये सेल थ्योरी में उन्होंने ये पर्टिकुलर पॉइंट बताया। और एक दूसरा पॉइंट और बताया, क्या बताया, कि जो भी सेल फर्दर फॉर्म करते हैं, आगे फॉर्म करते हैं, वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म करते हैं। यानी कि कोई भी सेल तभी बनेगा जब उसके जैसा सेल, यानी कि पहले जो है एक सेल मौजूद है, उसी से दूसरा सेल जो है वो बनता है, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट थे, जो कि किसने दी थी, शिल्डन और श्वान ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है। अच्छा साहब, अब हम लोग आगे चलते हैं कि अब सेल के बारे में पढ़ लिया कि सेल की कैसे डिस्कवरी हुई, किस तरीके से। मैंने बात करी थी अभी बीच में माइक्रोस्कोप की, यानी कि ये वाला जो ड्राइंग इन्होंने बनाई है वो एक बहुत ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, जो कि इन्होंने खुद ही डिजाइन किया था, खुद ही बनाया था। तो ये पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप बच्चों जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फिगर में, ये क्या था, ये माइक्रोस्कोप जो है वो आपका रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था, जो कि इन्होंने खुद बनाया था, ठीक है। अब इस माइक्रोस्कोप की क्या खास बात थी, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीजें इस्तेमाल करी थी, तो आप यहां पर देख सकते हो एक ऑयल लैंप लिया था, यानी कि नेचुरल जो लाइट है वो नहीं लिया था उन्होंने, उस तरीके से आर्टिफिशियल लाइट भी जनरेट करी थी, यानी कि उसमें जो है वो जिस तरीके से दिया जलता है वहां पर जो है वो रोशनी के लिए
यहाँ पे इल्यूमिनेशन के लिए ये ऑयल लैंप लगाए थे इन्होंने, और वाटर फ्लास्क लिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो चीज वहां से रिफ्लेक्शन पड़ करके इस जगह पर आप देख रहे हो हल्का सा वो मैग्नीफाई होकर के आ जा रहा था। इस जगह पर ये आपका स्पेसिमेन होल्डर था, जिस भी चीज को पढ़ना है वहां पर लगा दिया था। तो इन्होंने प्लांट सेल को पढ़ा था, तो उस कॉर्क के पार्ट को यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, तो इस जगह पर ये सैंपल जो है वो उन्होंने इस जगह पर फिट कर दिया। दूसरी चीज क्या करा कि इस तरीके का एक माइक्रोस्कोप यहाँ पर इन्होंने बनाया है, जिसमें यहाँ पर ये फोकसिंग स्क्रू है, यानी कि जिस तरीके से हम फोकस करते हैं या कैमरे में फोटो खींचते हैं तो उसको टैप करते हैं कि हाँ भाई इस जगह फोकस हो जाए। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो पहले क्या होता है या डीएसएलआर वगैरह का कैमरा जो होता है उसमें किस तरीके से ऐसे मैनुअली फोकस करना पड़ता था, तो इस तरीके से इसमें भी होता था। ठीक है ना, ये फोकसिंग स्क्रू था, ये पूरा आपका बैरल था, और यहाँ पर आईपीस थी। आईपीस यानी कि इस जगह पर भी एक लेंस लगा रहता है जो कि मैग्नीफाई कर करके दिखाता है, यहीं से जो है वो इसको यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, यहां से इसको जो है वो बच्चों इस तरीके से देखा जाता है। तो ये उनका जो है इतना प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, इसके बावजूद जो है मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने काबिल आदमी उस वक्त हुआ करते थे। आज से करीब 400 ऑलमोस्ट 400 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं कि उन्होंने इतना अपना माइक्रोस्कोप भी बनाया और उस पर्टिकुलर चीज की डिस्कवरी भी करी, सेल की, कि हाँ भैया इस तरीके से उन्होंने तमाम चीजें जो है वो बताई। फर्दर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और किस तरीके से एक नया माइक्रोस्कोप जो है बन करके आया, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके आने के बाद फर्दर जाहिर सी बात है और ज्यादा स्टडी जो है वो बेटर हुई। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहां पर ये आई पीस होता है, तो इस जगह से इसमें यहां पे देखा जाता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं इसमें अगर गौर से देखें तो 1 2 एंड 3 तीन क्या होते हैं बच्चे, अलग अलग लेंसेज लगे होते हैं। तो उसको घुमाकर, उस पर्टिकुलर डिस्क को घुमा करके आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ भाई कितने जो है वो जूम पे देखना है, कि फॉर एग्जांपल ये जो है वो 10x जूम पर है, ये जो है वो क्या कहते हैं 40x है। तो इस तरीके से जो है वो अलग 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 लेंसेज जो होते हैं वो अलग अलग जो है क्या करते हैं, मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। जैसे फोन में होता नहीं है कि भाई जूम करा, इस तरीके से जूम करना, जूम करके दिख गया कि कितने एक्स पे भाई, कि 20x की 30x। इसी तरीके से जो है यहाँ पर अलग अलग लेंसेज होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। खास बात इसमें क्या हुई, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ऑयल लैंप लिया था और उसका रिफ्लेक्शन यूज कर रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ, एक मिरर को प्लेस किया जाता है और सन की जो एल्यूमिनेशन होती है, या फिर इस तरीके से बेसिकली नेचुरल लाइट अगर लें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। बट यहाँ पर क्या हुआ, मिरर एक यूज किया तो इसका जाहिर सी बात है बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पूरी लाइट जो है वो इस तरीके से अंदर जाती है। तो ये बच्चे क्या था, हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। फिर क्या हुआ आगे, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे हर वक्त टेक्नोलॉजी में तो एडवांसमेंट होता ही जा रहा है। अब बहुत ही ज्यादा हाईली पावरफुल जो है वो माइक्रोस्कोप आ गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे क्या है, हम लोग बहुत ही ज्यादा जो है वो मैग्नीफाइड वे में चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, ये इस तरीके से पूरा माइक्रोस्कोप है, ये सैंपल यहाँ पे प्लेस किया है इन्होंने, सैंपल प्लेस है, और यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है कि किस तरीके से अंदर क्या चीजें जो है वो मौजूद है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये क्या था, ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप की जो है वो जब इन्वेंशन होता चला गया, आगे बढ़ती गई टेक्नोलॉजी, तो हमको जो है वो सारी चीजें जो है वो एडवांस में मिलती गई, और इसी तरीके से हमारी स्टडी भी जो है वो एडवांस होती चली गई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज हम लोगों ने देखी। अच्छा, अब क्या कहा जाता है, सेल को कहा जाता है बच्चे कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल से क्या मतलब है कि जो भी चीज होगी उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल होना चाहिए, यानी कि सेल से ही मिलके बाकी तमाम चीजें जो है वो बनती हैं। फंक्शनल यूनिट का काम क्या है, यानी कि वो फंक्शन करेगा तभी जो है वो पूरी बॉडी जो है वो फंक्शन करेगी। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात करी कि भैया हर चीज जो है वो सेल से ही मिलकर के बनी होगी। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हो कि जैसे एक वॉल होती है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक वॉल है, इस वॉल, वो कोई भी वॉल किस चीज से मिलकर के बनती है, एक पर्टिकुलर ब्रिक से, यानी कि एक ब्रिक है। ठीक है, उस ब्रिक के साथ दूसरी ब्रिक आई, फिर तीसरी ब्रिक आई, सारी ढेर सारी ब्रिक्स को आपस में आपने जोड़ा। ठीक है, और उसके बीच में क्या हुआ कि सीमेंट वगैरह लगाया, तो उसको जोड़ने के बाद क्या है
कि वो वॉल पूरी बन करके आई। इसी तरीके से सेम ये क्या है, ये एक अनियन पील का जो है वो अंडर द माइक्रोस्कोप ये एक इमेज है जिसको हम लोग देखें तो इसके अंदर भी क्या है बच्चों, अगर आप देखें तो इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल। तो इसी सेम सेल जो है वो ढेर सारे मिल करके इस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसको जो है वो ऑब्टेन किया गया है किस तरीके से, अंडर माइक्रोस्कोप, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर सेल को दिखा रहे हैं। तो जैसे कि वॉल क्या थी, ब्रिक से मिलकर के बनी थी, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या था, एक ब्रिक था। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर टिश्यू का या फिर उसका जो है क्या है, एक बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कह सकते हैं आप, वो सेल है। ठीक है। अच्छा, अब बात अगर इसकी आती है कि अनियन पील को हमने कैसे किस तरीके से माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो देखा है, तो क्या करा जाता है बच्चों, जैसे पूरी अनियन होती है, ठीक है ना, प्याज लिया, उसका जो है वो एक पार्ट लिया, उसका भी जो है वो बिल्कुल पतली सी एक परत इस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है। और उसके ऊपर जो इस तरीके से स्लाइड होती है, इस तरीके से जो है वो ग्लास की स्लाइड होती है, उसके ऊपर आपने जो है वो पील को यहाँ पर रखा, और इसके ऊपर क्या करा जाता है, हल्का सा आयोडीन डाला जाता है जिससे उसमें कलर आ जाए। उसके बाद कलर डालने के बाद, आयोडीन डालने के बाद क्या करा जाता है, एक छोटी सी जो है वो कवर स्लिप होती है ग्लास की, वो उसके ऊपर इस तरीके से प्लेस कर दी जाती है। अब हमने जो माइक्रोस्कोप पढ़ा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी जो स्लाइड है वो स्लाइड जो है वो उसके ऊपर इस तरीके से रख दी जाती है, और जितने भी उस पे जूम करना है हम लोगों को, उस पे वो वाला पर्टिकुलर लेंस लगा दिया। ठीक है। अब हल्का से जो फोकसिंग स्क्रू हम लोगों ने पढ़ा था, उससे फोकस करके जो है ये पर्टिकुलर चीज जो है वो ऑब्टेन होती है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये चीज जो है वो ऑब्जर्व हो, मतलब कि ऑब्टेन हो जाती है। अब अगर हम लोग इस चीज की बात करें, इस पर्टिकुलर सेल को ही देख रहे हैं, ये वाला सेल है, इसको अगर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मैं बनाऊं तो क्या है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है। तो ये जो बच्चों इस तरीके से बाहर स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर थिंग, ये हमारा क्या होता है, ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये उसके बाद देख रहे होगे, एक तो हल्की लाइन है, उसके बाद एक डार्क लाइन भी इस तरीके से आ रही है। वो दोनों सेल्स के बीच में जो डार्क लाइन है, दैट इज सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है। और इस तरीके से एक ये डार्क मटेरियल जो है वो एक जगह पे जो है वो काफी ज्यादा काला काला सा नजर आ रहा है, ये क्या होता है, ये सेल का न्यूक्लियस होता है। और यहीं से सेल के जो है सारे फंक्शन जो है वो बच्चों कंट्रोल होते हैं, अंडरस्टैंड। और बाकी चीज जो हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा खासा पोर्शन जो है वो सेल का खाली है, वो क्या होता है, वो बड़ा सा पोर्शन क्या कहलाता है, वैक्यूल कहलाता है। ठीक है। तो इतना बड़ा, इस तरीके से जो है अलग अलग पार्ट होते हैं, जो लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से क्या क्या पार्ट्स होते हैं सेल के, अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर मैं आपको एक सिंपल सा जो है एक सेल बना करके दिखाऊं, ठीक है, लेट्स से ये एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर एक मेन पार्ट इस तरीके से होता है, और बाकी पार्ट में जो है वो एक सेमी सॉलिड लिक्विड इस तरीके से जो है वो पड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये मिडिल पार्ट जो होता है इस तरीके से, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। और ये जो होता है लिक्विड, सेमी लिक्विड, इसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या है, बिल्कुल आउटर कवरिंग है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी चीज क्या है, न्यूक्लियस, ये मेन पार्ट होता है, सेल के सारे फंक्शंस को यही कंट्रोल करता है। हर एक चीज, एक एक चीज किस किस तरीके से, कैसे कैसे, क्या क्या करता है, क्या क्या पार्ट होते हैं इसके अंदर, क्या क्या मटेरियल होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको बस हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या होता है सेल, किस तरीके से दिखता है। ठीक है, अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज। तीसरी चीज क्या है भैया, साइटोप्लाज्म है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर जो है वो लिक्विड टाइप का प्रेजेंट होता है, कहां पर, इस तरीके से पूरे सेल के अंदर। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसी के अंदर बाकी जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारी चीजें जो है वो इसी के अंदर एम्बेडेड होती है, इसी के अंदर पड़ी हुई होती है, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं, एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल लेटर ऑन, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सेल के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो जैसे अभी पिछले डायग्राम में हम लोगों ने देखा अनियन पील के बारे में, अनियन पील को किस तरीके से हासिल किया गया था, वो एनिमल सेल था, सॉरी प्लांट सेल था। इसी तरीके से एनिमल सेल को भी ऑब्टेन किया था। सबसे आसान सेल को ऑब्टेन, बॉडी का सेल जैसे है तो चीक सेल होता है, एक टूथपिक ली,
हल्का सा उसको जो है इस तरीके से पिक कर लिया, चीक का पार्ट, उसको जो है उस पर्टिकुलर पार्ट को लिया, फिर से वही हमारी जो ग्लास स्लाइड थी, ये पर्टिकुलर ग्लास स्लाइड है, इस पे चीक सेल रखा इस तरीके से, मतलब कि वो टिश्यू उठा करके इस तरीके से रखा आपने, और इसके ऊपर क्या हुआ, हल्का सा एक दो बूंद जो है क्या डाल दिया, मिथाइल ब्लू डाल दिया, उससे क्या हुआ, उसमें कलर आ गया, कलर आ गया तो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर फिर जो है आपने क्या करा, ग्लास का कवर स्लिप रख दी। अब जो है इसको माइक्रोस्कोप में सेट करके उसको फोकस करके, पिछली बार जैसे देखा था अनियन फील को जैसे देखा था वैसे ही इसको भी देखा, जब ऑब्जर्व किया तो इसके अंदर भी इसी तरीके से, इस तरीके से फॉर एग्जांपल जो है काफी नंबर ऑफ टिश्यूज जो है आपको नजर के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है, सारी चीजें जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोप के जरिए से। तो माइक्रोस्कोप जरूरी है बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये सेल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अच्छा, अब क्या बात आती है कि अब ये सेल्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सेल्स के बारे में देखा कि हाँ भाई सेल्स कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज अब हम लोगों को आगे क्या देखनी है कि इनके अंदर क्या होता है, वैरायटी होती है अच्छी खासी चीजों की, ठीक है ना। आगे उस चीज पे आते हैं हम लोग, यानी कि सेल के अंदर जो होता है एकदम एक जैसा सेल नहीं होता है, सारे सेल्स जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं भाई, जाहिर सी बात है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस की बात करी तो उसका, या बैक्टीरिया की बात करी तो वो जो है उसका सेल अलग होगा, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, हमारा सेल जो है वो अलग होंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, वैरायटी होती है। वैरायटी होती है किस चीज में, सेल के नंबर में, सेल के शेप में, सेल के साइज में, ठीक है। तो नंबर की अगर बात करें बच्चों, सबसे पहली बात करें अगर कि किस तरीके से जो है वो नंबर वेरी करता है सेल से, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है, यानी कि सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि वो एक सिंगल सेल क्या होता है, वो पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, ठीक है, एक लिविंग बीइंग को जितने भी रिएक्शंस करने पड़ते हैं, कि वो रेस्पायर कर रहा है, कि वो डाइजेशन कर रहा है, कि वो एक्सक्रीशन कर रहा है, कि सर्कुलेशन कर रहा है, सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल करता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिसके अंदर एक सिंगल सेल होता है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके पास अमीबा है, पैरामीशियम है, लेishmania है, यूग्लिना है, दीज ऑल आर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सारे रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो सारी चीजें जो है वो इनके अंदर जो है वो एक ही सेल के इस तरीके से होती है। अमीबा का थोड़ा सा एग्जांपल पढ़ते हैं कि किस तरीके से अगर अमीबा के अंदर हम लोग पढ़े, ठीक है। तो अमीबा का कोई क्या होता है बच्चों, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, ये अमीबा है। अब अमीबा क्या करता है बच्चों, ये अपने सारे प्रोसेस, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि एक ही सेल से करेगा, तो एक ही सेल है, ये क्या करता है, लेट से कि इसका जो है कोई एक फूड पार्टिकल यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर इसका एक फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, और इसको क्या करना है, इसे कैप्चर करना है, ठीक है। तो ये कैप्चर करने के लिए क्या करता है, ये क्या इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज किया। अब ये फूड पार्टिकल आपका जो है वो इस तरीके से यहां तक इसके अंदर आ गया, तो इसने क्या करा, अपना बॉडी पार्ट जो है उसको जो है वो चेंज कर दिया, बॉडी का शेप जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस एक तरीके से ये फॉल्स फीट बनाता है। दीज फॉल्स फीट आर कॉल्ड एज सीडोपोडिया। सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, ठीक है बच्चों। तो ये फॉल्स फीट बनाता है और अपने इस तरीके से बढ़ा लेता है। अब आगे चल के क्या होता है, ये इसको सीधा सीधा इंगल्फ कर लेता है,
यानी कि सीडोपोडिया क्लोज हो गया और ये फूड पार्टिकल जो होता है वो इसी के अंदर आ जाता है। अब क्या होता है, इसी के अंदर सारा जो इसका वो होता है बच्चों, सारी जो चीजें होती है, सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और सारी चीजें जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आते हैं, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह। और इसी के अंदर यहीं पर एक डाइजेशन होता है, पूरा एक वैक्यूल बन जाता है, यहीं पर डाइजेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद सारे वेस्ट वहीं पे आए और उसी तरीके से वो जो है एक्सक्रीट कर देता है। तो मैं इस बात से ये बताना चाह रहा हूं कि क्या हो रहा है, यानी कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी सारी रिएक्शन, सारी जितनी भी फंक्शंस हो रहे हैं वो किससे कर रहा है, एक सिंगल सेल से ही कर रहा है, ठीक है ना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा हमारे पास क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की खास बात क्या होती है कि इनके जो सेल्स होते हैं बेटा, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स यानी कि एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे मसल सेल है तो वो मसल्स में ही काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करेगा, समझ में आ रही बात। चीक में है तो चीक वाला ही काम करेगा कि भाई सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा जो है वो रिलीज करेगा। ये जो होते हैं वो स्पेशलाइज, जैसे स्पेशलाइजेशन होती है ना कि भाई इनकी इस पर्टिकुलर इंसान की, जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन है बायोलॉजी, मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरा स्पेशलाइजेशन है, वही पर्टिकुलर काम है, बायोलॉजी के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि इनको एक फंक्शन दे दिया गया कि हाँ साहब आपका ये काम है कि भाई आपको जो है, आपका काम क्या है कि आप एक सेल है उसका काम है क्या, मैसेज पहुंचाना, जैसे नर्व सेल है, ठीक है, नर्व सेल है, इसको क्या काम दे दिया कि भैया आपको जो है वो एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पर जो है वो मैसेजेस पहुंचाने हैं। यानी कि क्या करा कि कहीं भी यहाँ पर कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल अम्मा खाना बना करके लेकर के आई, कुकर रखा हुआ है, कुकर को तुमने इस तरीके से छुआ, ठीक है ना, वो कुकर गर्म था, फौरन हाथ पे गर्म महसूस हुआ, क्या हुआ, यहां से सिग्नल जो है वो मैसेज पहुंचा कहां तक, ब्रेन तक, ब्रेन ने कहा कि भैया हाथ हटाओ, वापस आया इस तरीके से सिग्नल और तुमने इस तरीके से फौरन हाथ हटा लिया। तो ये पूरा फंक्शन उतनी देर में हुआ कि तुमने लगाया हाथ और फौरन हटा लिया। तो ये सारा जो है वो प्रोसेस इस तरीके से हुआ। तो वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्स, कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, नर्व सेल इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करने के लिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग सबका फंक्शन होता है और वो फंक्शन अलग अलग अपना परफॉर्म करते हैं। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या देखा, यानी कि वैरायटी की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो वैरायटी किस तरीके से, नंबर में तो देख लिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। दूसरी तरीके किस चीज में वैरायटी आ जाती है बच्चों, शेप में वैरायटी आ जाती है। यानी कि जो सेल्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे सेल्स जो हैं वो एक ही पर्टिकुलर शेप के हो, सबका अलग अलग जो है वो शेप होता है। अंडरस्टैंड। जैसे अगर हम अभी हम लोग ने नर्व सेल की बात करी, तो नर्व सेल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और इसके अंदर इस तरीके से ऐसे करके डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से क्यों फैले, ऐसे नहीं कि खामा बस अपनी तरफ से जो है वो शेप चेंज हो गया, उनका फंक्शन पर्टिकुलर इस तरीके से होता है। नर्व सेल का क्या माना कि मैसेज को कंडक्ट करता है, तो मैसेज आ रहा है तो उसको मैसेज को ले भी ले, इस वजह से इसके अंदर जो है इस तरीके से ब्रांचेस मौजूद हैं जो कि इधर उधर से जो है वो मैसेजेस को ले लेती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से सबका जो है वो फंक्शन अलग अलग होता है। हम लोग अगर आरबीसी की बात करें तो स्फेरिकल होता है और बाई कॉन्केव होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके लेकर के जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बाइंड करके लेकर के जाने के लिए उसका पर्टिकुलर ये वाला शेप जरूरी है, तो इस वजह से जो है वो उसका ऐसा शेप होता है। तो शौक में नहीं होता है, यानी कि सबका जो है वो अपना अलग अलग फंक्शन होता है, इस वजह से सबका अलग अलग जो है बच्चों वो शेप भी होता है। तो अगर हम लोग आगे की बात करें तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है इस तरीके से दिखाया गया कि कितने अलग अलग तरीके के जो है बच्चों क्या है, यहाँ पे आपके पास शेप होते हैं सेल्स के, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स की बात करिए अगर, ठीक है ना, जैसे मैंने आरबीसी की बात करी, तो इनका किस तरीके का ऐसा शेप है, बाई कॉन्केव शेप है, ठीक है ना, स्फेरिकल तो है ऑल्दो सर्कुलर है लेकिन इस तरीके से है।
WBC की अगर खास बात करी जाए तो ये दिखे यहाँ पर राउंड रहा है, लेकिन इसका जो है वो कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे अमीबा था, अमीबा अपने सिचुएशन के हिसाब से शेप चेंज कर ले रहा है, इसी तरीके से WBC होता है। WBC क्या कर रहा है, अपना जो है वो शेप चेंज कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि कोई भी डिजीज, कोई भी पैथोजन, कोई भी जर्म हमारी बॉडी के अंदर जब आता है तो ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारी बॉडी को उससे लड़ने के लिए। तो क्या करता है, अपना शेप चेंज करके कभी कभार उस पर्टिकुलर जर्म को खा जाता है, या फिर क्या करता है, अपने सोल्जर्स क्रिएट करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, वो जाकर के उसको मार आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी WBC होता है। ये नर्व सेल जिसकी मैं बात कर रहा था, इस तरीके से आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, किस तरीके से ब्रांच इस तरीके से निकली हुई है। तो इधर उधर जितने भी जो है सिग्नल्स आ रहे हैं वो सारी एक जगह लेकर के आ गया और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके ट्रांसफर कर देता है और नीचे की तरफ भी क्या करा, बिखर दिया। यानी कि नीचे अगला सेल जो होगा वो उसको फौरन कैच कर लेगा। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से ये स्टेम सेल्स हैं। अगर ये है एपिथेलियल सेल है, यानी कि हमारे जो है ये प्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, किस जगह पर प्रेजेंट होते हैं, हमारा जो स्किन है, स्किन के अंदर जो है ये सारे सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये है इंटेस्टाइनल सेल्स है, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि किस तरीके से कि फूड आगे बढ़ रहा है इंटेस्टाइन में, तो ये धीरे धीरे ऊपर जो इस तरीके से निकले हुए हैं, ये उस फूड को जो है वो पुश करते रहते हैं। ये शेप होता है हमारे बोन सेल्स का। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स है। अब यहां पे बात करी, ये स्मूथ सेल्स या फिर ये क्या है कि मसल सेल्स होते हैं। मसल के अंदर भी इसी तरीके से होते हैं, यानी कि इस तरीके का कुछ शेप होता है उनका, मसल सेल्स का। ठीक है, तो इस तरीके का शेप क्यों है उसका? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि इस तरीके से ये हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये किस तरीके से, ये रिलैक्स हो गई। तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उनका काम है, तो उसी तरीके से, उसी के हिसाब से उनका शेप जो है वो डिजाइन होता है, उसी तरीके से ये बने हुए हैं। ये कार्डियक सेल्स है, ये सेल्स कहाँ है, पर्टिकुलर हार्ट में प्रेजेंट है आपके। ठीक है, तो ये सारी वेराइटी हम लोगों ने बच्चे किस में देखी, शेप में देखी, कि किस किस तरीके के अलग अलग शेप भी जो होते हैं वो अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं। यानी कि नंबर में देख लिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देखा हम लोगों ने, और किस किस तरीके से होते हैं, और शेप भी देखा। और कुछ कुछ ऐसे भी सेल्स देखे जो कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी शेप चेंज कर रहे थे, जिसमें WBC का एग्जाम्पल आ गया, और अगर हम उस तरीके से बात करें, अमीबा का एग्जाम्पल आ गया। अच्छा, प्लांट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स में भी क्या है कि रूट जो है उसके सेल्स अलग है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि भैया न्यूट्रिएंट्स को और तमाम चीजों को जो है वो एब्जॉर्ब करना। स्टेम के अंदर क्या होंगे, स्टेम के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, वो भी टिश्यूज होते हैं जो कि सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, उनका काम क्या है कि भैया जाइलम है वो, उसका अलग फंक्शन है कि वो कंडक्ट करेगा क्या है, वाटर है, मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, ये जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचाएगा। फ्लोएम क्या करेगा भाई, फूड कहाँ बनता है, लीफ में, लीफ में खाना बना, लीफ में खाना बनने के बाद क्या हुआ बच्चे, खाना जो है वो ऊपर की शाखों को भी जाना है, नीचे भी आना है। ठीक है, तो वो खाना किस तरीके से, फ्लोएम के जरिए से जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी जो है डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं। किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो एक दूसरी चीज ये देख ली हम लोगों ने। अगर आगे की बात करें, तीसरी चीज की बात करें बच्चों, तो किस चीज में वैरायटी देखने को मिलती है, साइज में वैरायटी देखने को मिलती है। यानी कि सेल्स जो होते हैं वो आपके अलग अलग साइजेस के होते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था लेक्चर के कि सेल्स क्या है, वो भी वायरस भी सेल था, बैक्टीरिया भी सेल था, हम लोग भी सेल के ही बने हुए हैं। यानी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि बिल्कुल नजर ही नहीं आते हैं। अंडरस्टैंड? नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखेंगे। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि हाँ भाई वो नजर आ जाते हैं। तो सब जो सेल की जो यूनिट होती है मेजरमेंट की, यूजुअली वो क्या होती है बच्चों, माइक्रोमीटर होती है। ठीक है ना, या माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर्स। इतना बड़ा एक माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे ज्यादा छोटा जो सेल होता है बच्चे, वो कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ये तो खैर और भी ज्यादा छोटी बात हो गई, 0.1 माइक्रोमीटर का जो है वो होता है। यहाँ पर जो दिखाया गया है कंपैरेटिव डायग्राम है, किस तरीके से कितना बड़ा क्या चीज होती है। तो हमारा सबसे छोटा जो सेल होता है वो क्या होता है, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। उस सेल का नाम है माइकोप्लाज्मा सेल है। इसी तरीके से हमारा क्या पूछ लिया जाता है, लार्जेस्ट सेल भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि भाई लार्जेस्ट सेल की,
तुम्हारा लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच एग होता है, यानी कि ऑस्ट्रिच का अंडा, वो एक सिंगल सेल ही होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो कितना होता है, अराउंड 17 बाय 13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यानी कि हाइट जो है वो 17 सेंटीमीटर करीब, भाई एक स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, इतना बड़ा जो है, इतनी हाइट और इतना चौड़ा जो है वो इतना बड़ा एक सिंगल सेल होता है। तो कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसको भाई हम जाहिर सी बात है नेकेड आई से देख सकते हैं, कुछ हैं जो इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम उसको नहीं देख सकते। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक कंपैरेटिव डायग्राम इस तरीके से बना करके दिखाया है कि हम लोग बात करते हैं एटम्स की, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हर चीज एवरीथिंग, मैटर पढ़ा होगा आपने कि मैटर क्या है, कि एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड एज मैटर, कि कोई भी चीज जिस जो जगह घेरे और उसमें कुछ वजन है, उसको क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है, वो मैटर कहा जाता है। और वो मैटर किस चीज का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज एटम। तो एटम का साइज कितना होता है, 0.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है बेटा, 1 नैनोमीटर जो होता है दैट इज 10 रेज टू द पावर -9 मीटर होता है। अंडरस्टैंड? इस तरीके से इतना बड़ा होते होते यहां पर क्या आ जाता है, आपके सेल ऑर्गेनल्स है डिफरेंट। उसके बाद सेल की अगर हम लोग बात करें तो इतना बड़ा जो ये रेंज जो है 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर, ये किस चीज की रेंज होती है, ये सेल की रेंज होती है, ठीक है। फिर ह्यूमन एग होता है, आगे जो है वो फ्रॉग एग होता है, मिलीमीटर की बात आ गई। फर्दर आते आते जो है हमारा नॉर्मल चिकन एग और ऑस्ट्रिच एग तक आते आते 100 मिलीमीटर जो है उसकी साइज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से साइज जो है वो सब चीज की वेरी करती है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि भाई छोटे है बड़ा है तो नजर आ रहा है, कुछ कुछ सेल्स पता है बच्चों क्या होते हैं, इतने ज्यादा छोटे, जैसे अब हम लोग हैं मल्टी ऑर्गेनिज्म बने ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। शुरुआत में क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या था, एक सिंगल सेल हुआ करता था, जाइगोट, ठीक है ना। पहले क्या हुआ करता था, एक सिंगल सेल हुआ करता था, जाइगोट। उसी जाइगोट के अंदर जो है वो सेल डिवीजन हुआ, और सेल डिवीजन होने के बाद क्या होता है, इस तरीके से जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म में हुआ है, डेवलप होता है। तो जाइगोट क्या एक पर्टिकुलर सिंगल सेल होता था, जिसकी हम लोग यहाँ पर ह्यूमन एग है इस जगह पर बात करेंगे, इतना ही बड़ा होता था जाइगोट का साइज, ठीक है। खैर, वो फर्दर आगे चलकर पूरा एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। बात यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा था कि कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी साइज तो अच्छी खासी होती है, बट वो इतने ज्यादा थिन होते हैं ना बच्चों कि वो नहीं नजर आता है। कौन सा हमारा सेल है, नर्व सेल है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो अराउंड 1 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। कुछ कुछ नर्व सेल्स 1 मीटर से भी बड़े होते हैं। 1 मीटर माने कि इतना हो गया, इससे भी लंबे सेल्स हैं लिए, लेकिन हम लोग को नहीं नजर आते क्यों, क्योंकि एक्सट्रीमली थिन होते हैं, इतने ज्यादा पतले होते हैं कि ये चीज जो है वो नजर ही नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा वेराइटी इन साइज ऑफ सेल, यानी कि वेराइटी किस चीज में देख ली, साइज, सेल के साइज में देख ली, ठीक है। अच्छा, अब अगर आगे चले हम लोग देखें तो दो तरीके के बच्चों सेल्स होते हैं। एक को कहा जाता है जिस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स, और दूसरे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स। इस तरीके से अगर तुम लोग देखो यहां पर, तो मैंने क्या बताया था, सेल का एक डायग्राम, जो रफ डायग्राम मैंने बना करके तुम लोग को बताया था कि इस तरीके से ये मेम्ब्रेन हो जाती है, ये होता है तुम्हारा न्यूक्लियस, और ये तुम्हारा इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ था, ठीक है। तो सेल की बात करी थी हम लोगों ने, बीच में न्यूक्लियस की बात करी थी। ये किस तरीके के सेल्स हैं, ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, ये जो इनका न्यूक्लियस है, ये जो है वो पूरा कंप्लीट जो है वो नहीं होता, यानी कि अंदर का जो मटेरियल होता है वो इसी तरीके से साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती है जो उसके अराउंड हो, जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग करे। तो ऐसे पर्टिकुलर न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है बच्चे, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अंडरस्टैंड? ये किस चीज में मिलता है, ये मोस्टली जो है वो बैक्टीरिया वगैरह में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, बैक्टीरिया। बाकी देखो सारी चीजें, भाई सेल वॉल भी है और ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस जो है वो नहीं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। वेयर एज यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ये ट्रू सेल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है, आप ये देख रहे हैं न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म से उस न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन अलग करती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उससे जो है उस चीज को अलग कर देती है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हमारे ये दो तरीके के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो इसको यहीं तक रखते हैं आज, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर आगे देखेंगे कि हाँ भाई और क्या क्या चीजें होती है। हम लोगों ने आज की क्लास में क्या देख लिया, सेल के बारे में पढ़ा, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और किस तरीके से माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होता गया और हम लोगों को सेल थ्योरी किस तरीके से मिली। फिर हम लोगों ने देखा सेल के बारे में कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है उसको। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोगों ने आगे क्या बात करी कि सेल के अंदर वैरायटी होती है, किन टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में वैरायटी होती है, शेप के टर्म्स में वैरायटी होती है और साइजेस के टर्म्स में वैरायटी होती है। फिर दो चीज अलग से हम लोगों ने पढ़ी, कुछ सेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, आगे की क्लास में हम लोग जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से जो है सारे और अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि मैंने बताया था साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं, तो वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं, गुड बाय।